वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने यूकेपीएससी केमिस्ट्री लेक्चरर का एग्ज़ाम जो पेपर 2 है हुआ था अभी 23 अगस्त को ही। ये उसका हम आज आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आए हैं। पेपर 1 का हम ऑलरेडी सॉल्यूशन करा चुके हैं और हमने उसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने अभी पेपर 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ पेपर 1 भी देखिए और फिर अपना पेपर 2 को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द रेफरेंस टू द पीओएच वैल्यूज़। यहाँ पे हमें पीओएच का वैल्यू बताना है और है कौन ये HCl। तो HCl 0.001 इसको हम लिख सकते हैं बेटा 10⁻³ मोलर। और HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, पूरी तरह से टूट जाएगा HN में और Cl में। तो HN भी कितना बनेगा 10⁻³ और इससे हम pH निकाल देंगे। pH हो जाएगा माइनस का log H पॉजिटिव आयन माइनस log 10⁻³ -3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस इंटू -3 log 10। इससे pH का वैल्यू 3 आ जाएगा। हमें पूछा है pOH और pH प्लस pOH इसका रिलेशन होता है बेटा 14। तो pOH का वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस pH 14 माइनस 3 दैट इज़ 11। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा बेटा, ये 2। तो इसका आंसर हुआ ओनली 2। ठीक है, तो pH 11 है हमारा। इसने यही पूछा था कि इज़ आर करेक्ट, क्या होगा इसका pH। तो आंसर क्या हुआ बेटा, इसका आंसर हो गया B। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इन पेयर को कंसीडर कीजिए। CH3COONH4 ये क्या है बेटा, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। इसका pH क्या होता है, 7 के करीब ही रहता है। होता तो एक्चुअल में ये है pH = 7 + 1/2 pKa - pKb ये होता है। पर pKa का वैल्यू क्या होता है 4.76 और pKb का वैल्यू 4.75। लगभग दोनों बराबर है, दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा 0 के आसपास। तो इस pH का वैल्यू 7 के करीब आएगा। तो आंसर क्या हो गया बेटा, ये तो ठीक हो गया। हमें इसमें क्या बताना था, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। तो पहला तो करेक्ट हो गया। सेकंड, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CH3COH और CH3CONA। ये CH3COH वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, ये एक बफर का काम करता है, तो ये भी ठीक हो गया। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NaOH और NaCl, ये कोई बफर नहीं बना, तो इसलिए ये रजिस्टर इन चेंज इन pH ये हमारा क्या नहीं करेगा, ये pH के चेंज का अपोज नहीं करेगा। तो ये तो गलत हो गया। तो ओनली 1 और 2 का केस हो गया, दैट इज ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आते हैं। व्हाट हैपन्स टू pH व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू ए बफर। बफर कौन होते हैं, विच रजिस्ट द चेंज इन pH, जो pH चेंज का अपोज करे उनको कहते हैं बफर। तो यहाँ पे क्या होगा, pH रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ऑप्शन हो गया बेटा C। सही है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट pH ऑफ ए सोल्यूशन। सोल्यूशन का pH बताइए। तो pH क्या है, डिफाइन किया जाता है माइनस का लॉगरिथम ऑफ HN कॉन्सेंट्रेशन, ये तो ठीक है, करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद है इन एन एक्वस सोल्यूशन HN जो होता है वो KW/OH के, बिल्कुल ठीक है। जो KW का वैल्यू होता है वो HN × OHN कॉन्सेंट्रेशन, इसका होता है प्रोडक्ट। और HN क्या हो जाएगा, OH इसके नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा। तो आंसर ये भी ठीक है। सेकंड, फॉर एक्वस सॉल्यूशंस एट एनी टेम्परेचर pH, नहीं भाई 25 पर है ये 14। तो अगर इसी को आप 90 डिग्री पर करोगे तो 90 डिग्री पर तो 12 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ pH कितना हो जाएगा 6 और pOH भी 6 हो जाएगा। 6 + 6 से 12 आ जाएगा ये। तो ये तो गलत हो गया, फर्स्ट और सेकंड ठीक हो गया। तो आंसर हो गया C। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का कौन सा होमोजीनियस कैटलिस्ट का, देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर क्या है, एक सॉल्यूशन लोगे, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिड भी खुद क्या होगा, लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड हो गया। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होमोजीनियस बन जाएगा। और ये वाला क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, 2SO2 + O2 H2SO4 बनाने की प्रोसेस में करते हैं हम इसको। 2S2V2O5 एक सॉलिड कैटलिस्ट है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। फिर ये हाइड्रोजीनेस ऑफ ऑयल एंड बाई निकल। निकल आपका सॉलिड है और ऑयल जो है हमारे वो लिक्विड है, तो ये भी हिट्रो हो गया, हिट्रो। तो हमें बताना था होमोजीनियस। होमोजीनियस में तो सिर्फ बेटा B, ये सेकंड ही आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वन इज लेबल्ड एज असर्शन और दूसरा क्या है, रीजन।
इन heterogeneous catalyst increase in surface area of the solid catalyst generally increases the rate of reaction। बिल्कुल ठीक बात है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होता है। सेकंड, कैटालिटिक एक्टिविटी इन हेटेरोजेनस कैटालिस्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स। हाँ जी, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स जितना ज़्यादा होगी, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा, एक्टिव साइट ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। तो ये भी ठीक है, ये रीजन भी ठीक हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो भी पीछे हमने कहा था 2SO2 प्लस O2 2SO3 है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का ही पार्ट है। तो वहाँ पे या तो P2O5 को कैटलिस्ट यूज़ करते हैं या प्लेटिनम को यूज़ करते हैं। तो दिस कैटलिस्ट इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, उसमें थोड़ी सी आर्सेनिक की इम्प्योरिटी होती है अगर, तो ये क्या कर देगा, वहाँ पे कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है आर्सेनिक। तो आंसर क्या हो गया बेटा? डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन, दूसरा क्या है हमारा रीजन। असर्शन में क्या बोला है? द pH ऑफ 0.001 मोलर 10⁻³ 10⁻³ अगर HN कॉन्सेंट्रेशन होगा तो pH हमारा 3 आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, तो ट्रू हो गया। और ये कंट्रीब्यूशन ऑफ HN, वाटर के पास भी तो है 10⁻⁷ HN, पर 10⁻³ के रेस्पेक्ट में 10⁻⁷ काफ़ी छोटा है, 10,000 गुना छोटा है, तो इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वही कहा इसने, कंट्रीब्यूशन ऑफ HN फ्रॉम वाटर इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये दोनों हमारे कैसे हो गए? दोनों ही ठीक हो गए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंडीशन आर करेक्ट फॉर द वैलिडिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है बेटा? एक तो गिवन टेम्परेचर पर होना चाहिए वो, एक तो ये है। दूसरा, मॉलिकुलर स्टेट हमारी सेम रहनी चाहिए दोनों स्टेट्स में, किसकी? सॉल्यूट की। तो एक आपका ये भी हो गया। तो 1 and 3 का ऑप्शन है कोई? हमारा डी ऑप्शन आ रहा है 1 and 3 का। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ व्हेन इट अंडरगो डिसोसिएशन। अगर ये डिसोसिएशन कर रहा है तो जहाँ जिस सॉल्वेंट में डिसोसिएशन होगा वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के साथ 1 - अल्फा जरूर आता है बेटा। ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पढ़ाया था आपको, तो यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहा है हमको। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंडीशन वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डज नॉट होल्ड गुड। कब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अच्छे सही से काम नहीं करता है? जहाँ एसोसिएशन हो रहा हो और जहाँ डिसोसिएशन हो रहा हो वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर हमें को कुछ करेक्शन लगाना पड़ता है बेटा, तब ये काम करता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 12 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इक्वेशन इज एप्लीकेबल व्हेन ए सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन इन वन ऑफ द सॉल्वेंट। किसी एक सॉल्वेंट में एसोसिएशन हो तो जितना एसोसिएशन होगा, अगर डाइमर बना रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ट्राइमर बना रहा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इस तरह से। तो एसोसिएशन के केस में ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो सेकंड वाला किस में आ रहा है? ओनली 2 का, ये हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, if sea water upon square root of C in chloroform is constant for the distribution of phenol and water। फिनॉल जो है, फिनॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वाटर एंड क्लोरोफॉर्म में, तो फिनॉल जो है क्लोरोफॉर्म में जाकर क्या हो जाता है? ये डाइमर बना देता है बेटा। ये यहाँ पे दे भी रखा है उसने। तो फिनॉल एग्जिस्ट एज डाइमर इन क्लोरोफॉर्म लेयर, आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ए सॉल्यूट एक्स डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन 2 इमिसिबल सॉल्वेंट 1 and 2 इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इफ केमिकल पोटेंशियल ऑफ एक्स इन सॉल्वेंट 1 इज μ1 एंड इन μ2 सॉल्वेंट 2 इज μ2। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है बेटा? दोनों के केमिकल पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए सॉल्यूट एक्स हैज पार्टीशन कोएफिशिएंट KD = 90। KD 90 है, ऊपर है ऑक्टेनॉल, नीचे है वाटर, तो C ऑक्टेनॉल अपॉन C वाटर, इसका वैल्यू कितना है? 90। तो इसका मतलब है 90 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इसमें, इसके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब है ज़्यादा घुला हुआ कहाँ है? ऑक्टेनॉल में। तो X इज क्या है? हायर सॉल्युबिलिटी इन ऑक्टेनॉल देन वाटर। तो पहला तो ठीक हो गया, सेम सॉल्युबिलिटी नहीं, ये भी गलत हो गया। X इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट ओनली 1 हो गया इसका आंसर। A solid solute has X was shaken well in mixture of benzene and, तो इसमें सबसे पहले क्या करो? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट दिया है बेंजीन वाटर सिस्टम में, तो ऊपर हो गया C बेंजीन अपॉन C वाटर, ठीक है ये। और इसका हमसे क्या पूछा है? KD का वैल्यू पूछा है।
तो बेंजीन कितना है बेटा, अमाउंट देखो बेंजीन का कितना है, शेक वेल in a mixture of benzene and water to attain the equilibrium 10 ml of benzene layer was found to contain this one। तो 0.78 है किसमें, 10 ml बेंजीन में अपॉन 10 अमाउंट अपॉन वॉल्यूम, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। अगले वाले का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, उसमें कह रहा है 100 ml ऑफ वाटर, इसमें कितना पाएगा 1.3, तो 1.3 अपॉन 100, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा KD हो जाएगा। तो KD का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 10 ऊपर चला जाएगा, 7.8 हो जाएगा, नीचे 1.3 आ जाएगा, 13 6 78, तो 6 आ जाएगा। KD का वैल्यू 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, ये गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिंग पावर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हायर द गोल्ड नंबर लोअर द प्रोटेक्टिंग पावर। तो इसलिए जो बहुत अच्छा कोलाइड होता है, प्रोटेक्टिव कोलाइड, उसकी गोल्ड नंबर क्या आती है, कम आती है, जैसे कि जिलेटिन। तो यहाँ पे यही बोला है, ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिंग पावर का मतलब क्या हुआ, लोअर द गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर कम होगा तो प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये हमने कोलाइडल सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था बेटा आपको। लायोफिलिक सोल्स आर इजीली कोगुलेटेड। लायोफिलिक क्या होते हैं, जब आपका डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज अच्छे से मिक्स हो जाएं दोनों, ये लायोफिलिक होता है बेटा द्रव स्नेही, सॉल्वेंट फिलिंग, सॉल्वेंट लविंग, ठीक है, सॉल्वेंट के साथ अच्छा इंटरेक्शन है किसका, आपकी डिस्पर्स फेज का। लायोफिलिक सोल आर इजीली कोगुलेटेड बाय एडिशन। नहीं भाई, इजीली कहाँ से हो जाएंगे कोगुलेट, बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ, वो तो स्टेबल होते हैं ना लायोफिलिक वाले, तो जल्दी से थोड़ी ना कोगुलेट होंगे, वो तो लायोफोबिक होते हैं जल्दी कोगुलेट, तो ये तो फॉल्स हो गया। लायोफिलिक कोलाइड्स आर स्टेबलाइज मेनली ड्यू टू सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ये ठीक है। हाँ, तो रीजन तो हमारा ट्रू है, असर्शन हमारा फॉल्स है, तो आंसर कौन सा हो गया, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा है, फ्लोकुलेशन पावर। ठीक है, फ्लोकुलेशन पावर क्या होती है बेटा, फ्लोकुलेशन पावर होता है कोगुलेटिंग पावर का रेसिप्रोकल। जिसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा उसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड, फ्लोकुलेशन वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लोकुलेशन वैल्यू इज डिफाइंड एज मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, किसकी कम से कम वैल्यू मिलाकर हमारी हो, तो इसमें जिसके ऊपर चार्ज, ये होता है बेटा हार्डी-सोल्जे रूल में पढ़ाया था हमने ये कोलाइडल स्टेट में, जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा वो जल्दी क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन करेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी है, फर्स्ट की, फिर है इसकी, थर्ड की, फिर है 1 की। तो कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर अगर हम देखें, कोगुलेटिंग पावर, तो इसका ऑर्डर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा सेकंड। और अगर हम फ्लोकुलेशन का ऑर्डर देखें, फ्लोकुलेशन वैल्यू का ऑर्डर, तो उसमें क्या आएगा, पहले सेकंड, फिर आएगा थर्ड, और फिर आएगा फर्स्ट। तो जिसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा उसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू कम आती है। तो हमसे इसने फ्लोकुलेशन वैल्यू पूछा था, न कि कोगुलेटिंग पावर। तो आंसर देखना पड़ेगा कौन सा होगा, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, आंसर बी हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो फॉर्म क्या है बेटा, इस सोडा वाटर इसी का ही एग्जाम्पल है। एरोसोल क्या होता है, एरोसोल हमारे क्लाउड्स होते हैं। तो बी का 3 और ए का कितना हो गया 4, ए का 4, बी का 3, किस में बैठता है, सी में बैठ रहा है भाई, ये तो ए का 4, बी का 3, बस दो को मिला के काम चल जाएगा। वैसे तो इसमें हम देख सकते हैं स्मोक क्या है आपका, धुआं, जेल एक बटर है, स्मोक एक डस्ट है। ठीक है, ये वाला हो गया। तो डी का कितना हो गया, डी का हमारा हो गया कितना 2, और सी का हो गया 1, सी का 1, तो आंसर सी आ गया। मैच दी फॉलोइंग के भी कई क्वेश्चन डाले हुए बेटा इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 21, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। गोल्ड नंबर किसके लिए यूज करती हैं, प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स के लिए। गोल्ड नंबर कम, अच्छा प्रोटेक्टिंग कोलाइड कहलाएगा। ठीक है, डायलिसिस हमने क्या था बेटा, प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस था डायलिसिस। तो ए का 3 और डी का 1,
डी का 1 ए का 3 ऐसा सिर्फ हमको सी में दिखाई दे रहा है, बस इतने से ही काम चल गया। हार्डी सुलझे रूल भी कर सकते हो आप कोगुलेशन से। तो बी का हमारा होना चाहिए क्या, बी का 4 होना चाहिए। लो इससे भी मैच कर सकते हो आप, हार्डी सुलझे रूल कोगुलेशन से रिलेटेड है, तो ये हो गया। तो आंसर हो गया बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 22, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, ये दोनों किसके हैं, कोलाइडल स्टेट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और क्या है आपका टिंडल इफेक्ट 1 और 2, और क्या होगा एबिलिटी टू बी कोगुलेटेड, ये भी कोलाइडल स्टेट में पढ़ते हैं हम। तो 1 2 एंड 4 ये हो गया। तो 1 2 एंड 4 ये तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया बेटा बी ऑप्शन आ जाएगा, 22 का बी करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। ये बेटा है हमारा थर्मोडायनेमिक स्क्वायर का, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था इसको। यहाँ पे एस था, यहाँ पी था, यहाँ वी था, यहाँ टी था, इस तरह से हमने यहाँ एरो लगा दिया था, एच जी ए और यू ये बना दिया था। तो पहला आते हैं डी यू का। डी यू का रिलेशन क्या था, देखो डी यू का आया था टी डी एस माइनस पी डी वी। तो डी यू का टी डी एस माइनस पी डी वी कौन सा बैठता है, डी का ए का बैठता है 2, ए का 2। फिर दूसरा क्या है डी एच, डी एच का रिलेशन क्या था, डी एच इक्वल्स टू था टी डी एस प्लस पी डी वी, सॉरी टी डी एस प्लस वी डी पी, टी डी एस प्लस वी डी पी ये वाला हो गया, ये सेकंड का हो गया डी एच का, टी डी एस प्लस वी डी पी ये हो गया 4, बी का 4 और ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4 सिर्फ ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, जिलेटिन, ये भी बेटा प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स में पढ़ाया था हमने सारा। जिलेटिन सबसे कम वैल्यू है इसकी गोल्ड नंबर, तो सबसे बढ़िया प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स है ये, इसकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा। फिर दूसरे नंबर पे आएगा ये, फिर सबसे लास्ट में आएगा डेक्स्ट्रिन। तो डेक्स्ट्रिन सबसे लास्ट में यानी कि सेकंड, और सबसे पहले कौन फर्स्ट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था। तो सबसे ज़्यादा किसका है, जिलेटिन का, जिलेटिन की प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा, क्योंकि गोल्ड नंबर सबसे कम। तो फर्स्ट सबसे पहले आएगा और सेकंड सबसे लास्ट में आएगा, तो आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and the other is labeled as reason. Enthalpy of neutralization HClO4 very strong acid, NaOH strong base, strong acid strong base के लिए enthalpy of neutralization का वैल्यू आता है 57.1 किलोजूल पर मोल। फिर both HCl and HClO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी ठीक है, तो दोनों ही ठीक हो गए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका डी आ जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही है। क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम ट्रांसफर, क्लोज सिस्टम है, क्या क्या ट्रांसफर करेगा, मैटर तो कर नहीं सकता है, तो हीट और वर्क ये दो ट्रांसफर करेगा। तो 1 and 3 ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा द चेंज इन एंट्रोपी, ये भी ठीक है, पर एंट्रोपी का स्टेट फंक्शन का रिलेशन से, इसके एंट्रोपी के रिलेशन से तो कुछ होता नहीं है। स्टेट फंक्शन अलग चीज़ होती है, वो क्या होता है, ऐसे फंक्शन स्टेट फंक्शन कहलाते हैं जो इनिशियल और फाइनल, जिनकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, या जिनके चेंज होने से स्टेट चेंज हो जाती है। तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों करेक्ट हैं, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक दूसरे के नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका आंसर आना चाहिए बेटा ए। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें क्या लाना है, हमें लाना है यहाँ से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, तो यानी कि टारगेट इक्वेशन क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो कि सॉलिड होता है, ये बनाना है। कैसे बनेगा, एक तो K से बनेगा सॉलिड, और फिर क्या चाहिए, और इसमें चाहिए हमको हाफ H2। एक H है ना, एक H का मतलब हाफ H2, एक O है तो इसका मतलब है हाफ O2। तो ये हमारी टारगेट रिएक्शन है, ये लानी है। ये कैसे आएगी, इन तीनों से लानी है। तो कैसे आएगा, अगर मैं पहली को और दूसरी को, इन दोनों को तो कर दूं ऐड, और तीसरी को कर दूं उल्टा करूंगा तो KOH इधर आ जाएगा, इधर का KOH और इधर का KOH कट जाएगा, और KOH सॉलिड जो चाहिए हमको वो इधर राइट में आ जाएगा। तो मैंने क्या, फर्स्ट और सेकंड को तो ऐड कर दो और रिवर्स कर दो किसको, थर्ड को, रिवर्स किया थर्ड को। तो रिजल्टिंग इक्वेशन जो आएगी वो देखो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया मैंने,
KS प्लस H2O एरो KOH प्लस हाफ H2, डेल्टा H का वैल्यू आएगा माइनस का 48। सेकंड को भी एच लिख दिया, H2 प्लस हाफ O2 एरो H2O, डेल्टा H का वैल्यू इसका आ गया माइनस का 68.5। तीसरे को रिवर्स कर दिया, KOH एक्वस, यहाँ पे हो गया KOH सॉलिड। जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो डेल्टा H का वैल्यू मैग्नीट्यूड तो वही रहता है पर साइन बदल जाता है। अब आ जाएगा 14 किलो कैलोरी। तीनों को ऐड करोगे तो यही टारगेट रिएक्शन आएगी। देखो क्या क्या कट जाएगा, यहाँ पे एक H2 है, यहाँ पे आधा H2 है, तो आधा H2 तो इधर बचा हाफ H2, KS सॉलिड बचा, K सॉलिड, और इधर से इधर के H2 ने इधर के H2 को कट कर दिया। ये भी AQ था और ये भी ये वाला कौन सा था, H2O लिक्विड, ये भी ऑलमोस्ट AQ ही था, तो ये कट गया। और क्या हो जाएगा, KOH एक्वस से ये AQ था और ये भी AQ था, ये भी कट गया। हमारे पास क्या बचा इधर से, हाफ O2, तो ये बचा क्योंकि ये रहा हाफ O2। और इधर से क्या क्या बचा, इधर से सिर्फ KOH सॉलिड बचा, बाकी तो सब हट गया क्योंकि आधा H2 ये था, एक H2 ये है, तो आधा यहाँ से कैंसिल हो गया। तो रिएक्शन ये आई हमारी और यही हमको लानी थी। कैसे आई है, इन तीनों को ऐड कर दो, ये प्लस का है, ये दो माइनस का है, तो डेल्टा H का वैल्यू क्या आएगा इन दोनों को करने के बाद, तो डेल्टा H मिलेगा हमारा माइनस का कितना आएगा जी, ये आएगा माइनस का 102.5, इतना किलो कैलोरी। ऐसा ऑप्शन हमको ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ये इंटेंसिव वेरिएबल पढ़ा है हमने बेटा। प्रेशर इंटेंसिव में आता है, डेंसिटी भी इंटेंसिव में आता है और वॉल्यूम एक्सटेंसिव में आता है। ये है एक्सटेंसिव और ये दोनों है हमारे इंटेंसिव। ये सब पढ़ा है हमने थर्मोडायनेमिक्स में। तो फर्स्ट एंड सेकंड इंटेंसिव, तो इसमें हमसे क्या पूछा है इसने, एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कौन कौन से हैं, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा का ऑप्शन है कोई, ये रहा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस के लिए कौन सी चीज़ जीरो होगा, इनमें से सारी चीज़ें जीरो दे रखी। कौन कौन जीरो होता है, स्टेट फंक्शन का चेंज जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। स्टेट फंक्शन चेंज इज जीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन जो भी होंगे उनका जीरो होगा। ई क्या है, इंटरनल एनर्जी, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है के लिए ये जीरो हो जाएगा, और डी एच का वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि ये भी एच भी स्टेट फंक्शन है, तो दोनों जीरो हो जाएगा। और वी तो आता है हमारा वॉल्यूम, ये तो पाथ फंक्शन में आता है। जितना वॉल्यूम क्या, जितना ये एरिया ज़्यादा होगा उतना ही वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, तो ये तो पाथ फंक्शन का पार्ट है, तो ये तो होगा नहीं, ये दो होंगे बस जीरो। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, 2 और 3, 2 और 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा कंबशन ऑफ मीथेन, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, कंबशन ऑफ मीथेन कैसा है, एक्सोथर्मिक, तो इसलिए देखो 1 एक्सोथर्मिक, ए का क्या होना चाहिए, ए का 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, पर 3 का यहाँ कहीं ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है ए का तो 1 ही होगा। लो, एक ही से काम बन गया, बाकी चीज़ें देखने की जरूरत ही नहीं थी हमको। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये एंडोथर्मिक होता है, बिल्कुल ठीक बात है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड NaOH, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन क्या, और न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन, एक एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक हो गया। हमें क्या बताना था इसमें, करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द लिस्ट 1 लिस्ट 2 चूज द, ये तो ABC 1 2 3 4 चार हो गए भाई, ये तो यही सेम मैनर में ही होगी, ये तो करेक्ट है बेटा, चारों ही। अब ये हमने पढ़ा था डेल एच बाई डेल पी, ये था बेटा हमारी सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, न कि सीपी। ये सीपी गलत दिया है, सीपी तब होता अगर डेल एच अपॉन डेल टी होता, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा डेल जी बाई डेल पी, तो हमने डी जी का रिलेशन लिखा, डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एच डी टी। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर करोगे तो डी जी इक्वल्स टू वी डी पी एट ए कॉन्स्टेंट टी, ये हो जाएगा। डी पी इसके नीचे आ जाएगा, तो डेल जी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू वी के आ जाएगा, तो ये करेक्ट हो गया। डेल टी बाई डेल पी कॉन्स्टेंट है, ये तो जूल थॉमसन की डेफिनेशन है। When a gas is expanded adiabatically from higher pressure to lower pressure, the change in temperature with respect to change in pressure at constant enthalpy is known as Joule-Thomson coefficient। ये Joule-Thomson की डेफिनेशन है। सेकंड एंड थर्ड का ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं।
ये तो बेटा रटा रटा रिलेशन है डेल्टा जी का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस के आर टी एल एन के, बहुत बार बहुत सारी जगह पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, एंथैल्पी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की एंथैल्पी का चेंज हमेशा यही आता है, माइनस का 57.5। जब भी हम न्यूट्रलाइज करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से तो माइनस का 57.5 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होती है। ये एक प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक की प्रोसेस है। ठीक है, जब हम एसिड में बेस या बेस में एसिड मिलाते हैं तो ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक। ठीक है जी, तो पहला ठीक हो गया। सेकंड, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज प्रोड्यूसेस वाटर, ये बात भी ठीक है। दूसरा भी ठीक हो गया बेटा, बोथ 1 और 2 दोनों ही ठीक हो गए। ये हो गया, करेक्ट आंसर बताने थे तो सी हो गया। 35 में आते हैं, ये दिया है हमारा एसर्सन रीजन, प्रोटॉन एनएमआर। बेटा इसमें क्या है, C2 एक्सिस है, जब हम इसको घुमाएंगे ना तो ये वाला H आपका यहाँ आ जाएगा। जब इसको C2 एक्सिस 180 डिग्री घुमाएंगे यानी कि C2 एक्सिस के थ्रू, तो ये दोनों कैसे हैं हमारे, ये दोनों होमोट्रॉपिक हैं। तो होमोट्रॉपिक हैं तो हमारा ए ऑप्शन तो सही हो गया, मतलब एसर्सन तो हमारा ठीक हो गया। सेकंड में क्या कह रहा है, दीज प्रोटॉन्स आर टू बी रिलेटेड टू वाई C2 एक्सिस, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे तुम इसको 180 पे घुमाओगे तो ये वाला H यहाँ आ जाएगा और ये वाला OH यहाँ आ जाएगा, तो हो गया देखो, और COH से COH आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, दोनों ही ठीक हो गए। तो आंसर क्या हो गया, A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, सही है। 36 में आते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज A, अदर इज लेबल्ड एज R। हैश लो बेटा क्या है, ओनली एप्लीकेबल एंथैल्पी चेंज, नहीं बेटा ये तो हर स्टेट फंक्शन के लिए वैलिड होता है। तो नॉट टू इंटरनल एनर्जी, तो ये तो गलत हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, ये ट्रू हो गया। तो हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें A इज फॉल्स और R इज ट्रू, तो आंसर क्या हो गया, B। तो हैश लो सभी स्टेट फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग क्या होता है N, और एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, जहाँ पे स्टार आएगा, तो N2 पाई स्टार, ये भी हो गया नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग एक ही हो गया, बस दो ही है और तो कोई है नहीं नॉन बॉन्डिंग वाला। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 1 और 2। 1 और 2 का ऑप्शन कौन सा होगा, 1 और 2 ए ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायो क्या है, ट्राइब्रोमो बेंजीन। ट्राइब्रोमो बेंजीन, इसमें क्या बताना है हमको, शोज 2 सिग्नल। इसमें से हमको क्या है, कौन 2 सिग्नल देगा। यहाँ पर बेटा आपका सिग्नल आएंगे टोटल 4, एक इस कार्बन का, इसका और इसका तो चलो एक ही आएगा, 2 इस कार्बन का, इस कार्बन का, 2 इनके आएंगे, 4। ठीक है, तो ये एक इनका आएगा और एक इसका आएगा, तो टोटल 4 सिग्नल आने हैं यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आपका यहाँ पर आएंगे टोटल 6 सिग्नल। इस कार्बन का एनवायरनमेंट अलग है, इसका अलग है 2, फिर इनका अलग एक हो जाएगा, इन दोनों का नहीं, इनका दोनों का अलग अलग आएगा, ये भी अलग है ये भी अलग है, इसके इस साइड कुछ नहीं है, इसके इस साइड बी आर, इसके इस साइड भी BR, तो इसका एनवायरनमेंट अलग, इसका एनवायरनमेंट अलग। 1 2 3 4, और एक इसका, इस वाले में क्या, इसके इधर कुछ नहीं है और इसके इधर BR है, तो इसका एनवायरनमेंट अलग हो गया। एक ये 5 और छठा ये हो गया, टोटल 6 सिग्नल इसके आएंगे। यहाँ वाले में क्या है बेटा, इन 3 कार्बन का एक सिग्नल आएगा, और जिन पे H है, यहाँ पे H है, एक H है, इस वाले कार्बन का 3 का एक सिग्नल, तो यहाँ पे टोटल 2 सिग्नल यहाँ आएंगे। तो आंसर क्या हो गया बेटा, C13 NMR के यहाँ पे इसमें 2 सिग्नल मिलेंगे, तो आंसर C हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, ये क्या बोल रहा है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन बेटा जो टर्पिनॉइड्स होते हैं उनकी जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो आइसोप्रीन ही होती है, मोनोमेरिक यूनिट या रिपीटिंग यूनिट कह दो, और ये सब आपस में जुड़कर हेड टू टेल मैनर में जुड़ते हैं, इसी को आइसोप्रीन रूल कहते हैं, हेड टू टेल इस मैनर में जुड़ते हैं। ठीक है, और ये आइसोप्रीन क्या होता है, कुछ ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ पे C, फिर यहाँ C, फिर यहाँ डबल बॉन्ड C, इस तरह से, ये CH2, ये हो गया CH, और यहाँ CH2, ये है आइसोप्रीन। तो मैनर क्या है, 1 2 3 4, तो 1 4 मैनर में ये जुड़ते चले जाते हैं, जबकि ये क्या कह रहा है 1 3 लिंकेज, नहीं भाई ये गलत हो गया और ये ट्रू हो गया, तो A इज ट्रू, R इज फॉल्स, आंसर C हो गया। अब क्या कह रहा है आपका, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है बेटा, सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें डबल बॉन्ड एंडोसाइक्लिक है दोनों में, और इसमें डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है।
एक्सोसाइक्लिक वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो बस इससे सीधा एक ही ऑप्शन आ गया कि आंसर डी होगा। देखो ये रहा, एक ही चीज़ देखनी थी हमको, एक्सोसाइक्लिक। तो जब भी डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक में होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एंडोसाइक्लिक। तो यहाँ पे दोनों एंडोसाइक्लिक है, उसमें एक्सोसाइक्लिक सबसे ज़्यादा उसी की होगी, और उसकी सबसे ज़्यादा इनके थर्ड की सबसे ज़्यादा एक ही में आ रही है, किसमें, डी में। आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिट्रल ए। सिट्रल ए में बेटा हमने पढ़ाया था, ये सिट्रल ए के दो टाइप थे। सिट्रल ए, एक था निराल, एक था जिरेनियल। ठीक है, ये वाला था बेटा ट्रांस आइसोमर। ये कौन सा था, ट्रांस, और निराल था सिस। ठीक है, दोनों ही एल्डिहाइड थे, ये सिस फॉर्म था, ये ट्रांस फॉर्म था, या इसको ऐसे कह देते हैं आप, वो जेड था, ये ई था। सिस ट्रांस, या जेड और ई भी कहा था हमने, ये ई हो गया और ये जेड था, ये था। जबकि यहाँ दे दिया उल्टा, ट्रांस आइसोमर निराल बोल दिया और सिस आइसोमर जिनाइल, तो ये दोनों ही गलत हो गए। तो ये तो दोनों गलत हो गए जी, ये भी गलत, ये भी गलत। हमें क्या बताना था, स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। चलो, ए साइक्लिक मोनोटर्पिनोइड है, ये बिल्कुल ठीक है जी, ए साइक्लिक है ये। और इसको रिडक्शन किया जा सकता है जिरेनियोल में, वो था एल्डिहाइड, और ये है अल्कोहल, तो बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदल देता है, ये भी ठीक हो गया। तो थर्ड एंड फोर्थ का केस हो गया ये। हाँ अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, जरा क्लास ले रहा हूँ, अभी बता कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। ये ए साइक्लिक डाइईन, ये बेटा हम पढ़ते हैं वुडवर्ड फिशर रूल से। ये हमने यूवी में पढ़ाया था, वुडवर्ड फिशर रूल। इससे लैम्डा मैक्स निकालते हैं बेटा। तो ए साइक्लिक डाइईन का आएगा, बेस वैल्यू तो 214 होती है, बाकी उसमें आपके कौन सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगकर 217 से 228 के बीच में आता है लैम्डा मैक्स इसका, ए साइक्लिक डाइईन का। फिर दूसरा होमो एनुलर का क्या होता है बेटा, बेस वैल्यू 253 होता है, बाकी का और उसमें लगाकर और सब्स्टिट्यूएंट वगैरह तो 256 से 265 के बीच में आ जाता है। ये आपका हो गया, बी का हो गया 3, तो ए का 1 और बी का 3 इसी से हो जाएगा, ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3। अभी नहीं हुआ भाई, अभी यानी कि हमको क्या देखना है, नेक्स्ट का भी देखना है, हेटेरोन्यूक्लियर का देख लेते हैं। इसका बेस वैल्यू बेटा 214 होती है, बाकी का लगा के 230 से 240 के बीच तक चला जाता है इसका लैम्डा मैक्स। तो ये हो गया सी का 4, ए का 1 बी का 3 सी का 4, आंसर ए हो गया। चौथे को देखने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये तो बेटा अभी रिसेंटली ही पढ़ाया था मैंने, जिस्सल मेथड, जब हम अभी एल्कलॉइड पढ़ रहे थे उसमें जिस्सल मेथड पढ़ा था हमने बेटा। ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, हमने क्या AgOH क्या जिस्सल मेथड में हमने क्या किया था बेटा, AgI को डाला था और उससे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किया था एल्कलॉइड का। ठीक है ना, तो पहले तो हमें मोल्स निकालना है। मोल्स जब हम निकालेंगे, मोलर मास इसका आएगा बेटा कितना, 339। इसका जो मॉलिकुलर वेट आएगा वो आएगा 339। तो जब हम इसके एल्कलॉइड के मोल निकालेंगे, मोल एल्कलॉइड के आएंगे 0.22 अमाउंट इन ग्राम, ये दे रखी है, डिवाइड बाई मोलर मास 339, तो ये आ जाएगा 0.000666, ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम इसके सिल्वर आयोडाइड, इसके मॉल्स निकालेंगे। इसके मॉल्स कितना आएगा बेटा, इसका अमाउंट इन ग्राम दिया है 0.626, और सिल्वर आयोडाइड का मोलर मास कितना होता है, Ag का होता है ये आएगा बेटा 235, Ag का 108 होता है, बाकी Br वगैरह का जोड़कर उसमें 108 में, तो तब ये आएगा कितना, Br का होता है 80, तो ये आएगा करीब 235। तो Ag का आएगा नहीं, I का आएगा ना, I का होगा 127, तो 108 और 127, तो जाके कितना बैठेगा 235। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.00 और 266, ये आ जाएगा। तो ये जो N कितने मिथॉक्सी ग्रुप हैं, इससे मिथॉक्सी ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो N का वैल्यू निकालने का तरीका इसमें यह था कि मॉल्स कितने बने हैं AgI के, मॉल्स ऑफ AgI अपॉन में आता है बेटा मॉल्स ऑफ एल्केलॉइड्स।
मोल्स ऑफ एल्केलॉइड्स। अगर दोनों के मोल बराबर हैं तो इसका मतलब है एक ही आपका मिथॉक्सी ग्रुप है। मोल से डबल है इससे तो इसका मतलब है 2 मिथॉक्सी ग्रुप है। 3 गुना है इससे तो इसका मतलब है मिथॉक्सी 3 है। 4 गुना है इससे तो इसका मतलब है मिथॉक्सी 4 है। तो मोल्स ऑफ एरिया कितना है 0.00266 और ये एल्केलॉइड के मोल कितने हैं 0.000666। इसको पूरे को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। इसका मतलब इसमें 4 मिथॉक्सी हैं। ये जिस्सल मेथड का निकालने का तरीका है। ठीक है बेटा। ये भी आपका क्या एल्केलॉइड का ही एक है। इसमें कॉनाइन है। ये कॉनाइन का जब हम जिंक डस्ट की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन करते हैं तो यहाँ पे बन रहा है कॉन ये वाला जो ए प्रोडक्ट आता है वो आता है CONYRINE कॉनाइरीन ये बनता है। ठीक है। तो कॉनाइरीन एक ही से काम चल जाएगा नहीं चलेगा, दूसरा भी बताना पड़ेगा। दूसरा है बेटा HI की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ बनता है एन ऑक्टेन। क्या बनता है ये एन ऑक्टेन। बाकी और डिटेल में हमने अपने सॉल्यूशन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो आंसर देखो कितना हो जाएगा कोनाइरीन एंड एन ऑक्टेन का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा ये। ठीक है जी 44 का बी। क्वेश्चन नंबर 45 फॉलोइंग मेन फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन का डिनेचुरेशन करते हैं बेटा सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है वो लॉस हो जाती है, वो चले जाते हैं, सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बची रह जाती है। तो आंसर ये हो जाएगा, आंसर ओनली 4 का हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑयल एंड फैट। ऑयल क्या होते हैं बेटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड होते हैं और फैट क्या होते हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। तो मोस्ट नेचुरल फैट एंड ऑयल्स आर मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड हैविंग 2 और 3 डिफरेंट फैटी एसिड ग्रुप। बिल्कुल ठीक बात है। तो ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्स्ड ग्लिसराइड डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन। हाँ जितना अनसैचुरेशन ज़्यादा होगा उतना ही उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा। सैचुरेशन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा उनका कम होगा ताकि वो फैट की फॉर्म में। तो जो फैट होते हैं ना बेटा वे सैचुरेटेड फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड होते हैं और जो ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। तो किस पर डिपेंड कर रहा है इनका मेल्टिंग पॉइंट ये अनसैचुरेशन पर। कितना अनसैचुरेशन है तो ये भी ठीक हो गया। तो दोनों ही ठीक हो गए। तो बोथ 1 और 2। आयोडीन नंबर ये तो बेटा सारी वैल्यूज मैंने सारी डेफिनेशन लिखाई हुई है। हमने जब ऑयल एंड फैट पढ़ाया था वहाँ पर आई थी आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू में क्या होता है बेटा यहीं से देख लो जहाँ भी नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन आ जाएगा समझ लो वही आयोडीन वैल्यू। तो यहाँ पे हमको एक ही में दिखाई दे रहा है। ज़्यादा इसमें मेहनत करने वाला क्वेश्चन था ही नहीं ये। दूसरा सपोनिफिकेशन सॉप का फॉर्मेशन यानी कि सपोनिफाई करना है किसको ऑयल एंड फैट को। तो यहाँ पे सिर्फ सपोनिफाई एक ही में दिखाई दे रहा है बी का थर्ड। ये लो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इतने से भी कर ले देखो आंसर आ गया। वैसे तो हमने आरएम का ही बताया था तुम्हारा तो ये वाला। और एक एसिड नंबर में क्या करते हैं हम एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं किससे KOH डालकर। ठीक है रेंसिड हो जाता है जब एसिड रेंसिड हो जाता है ना ऑयल एंड फैट तो उसमें एसिड का निकालने के लिए हम उसमें KOH डालते हैं। तो अगर ये दो भी आपने कर दिए ए का कितना 4 और बी का 3 ए का 4 बी का 3 नहीं अभी भी करना पड़ेगा भाई हमको यानी कि ए का 4 बी का 3। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा बेस। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमको KOH। ठीक है तो अब तो ये दोनों हो आगे हैं। वैसे चलो फिलहाल तो हमें क्या जाना पड़ेगा हमको आरएम वैल्यू की डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। आरएम वैल्यू की डेफिनेशन ये हो जाएगा बेटा सी का हो जाएगा 1 एसिड वाला ये। तो जितने मिलीग्राम से आपका क्या है नीचे 1 ग्राम में फैट में कितने मिलीग्राम KOH का यूज़ हुआ है न्यूट्रलाइज करने के लिए वही उसका एसिड नंबर कहलाता है। तो ये फिलहाल हम इनकी डेफिनेशन से जाएंगे। तो ये सी का हो गया 1 तो ए का 4 बी का 3 सी का 1 ए का 4 बी का 3 सी का 1 तो आंसर बी आ जाएगा। ये इनकी डेफिनेशन है बेटा सारी डेफिनेशन हमने ऑयल एंड फैट में कराई थी ये सब। क्वेश्चन नंबर 48
इन एक्सटेंट ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या कह रहा है, इल्यूटिंग पावर सॉल्वेंट की किसके पैरेलल होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इल्यूटिंग पावर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो ठीक है चलो सेकंड वाले में देखते हैं। इल्यूटिंग पावर ऑफ वाटर इज हायर देन फॉर्मेल्डिहाइड। नहीं भाई, फॉर्मामाइड का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 109 होता है, और वाटर का कितना होता है, वाटर का मान लो आपको करीब वैसे तो 78 के आसपास होता है, पर 80 मान लेते चलो। तो अभी तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा उसकी इल्यूटिंग पावर ज़्यादा। ये कह रहा है वाटर की ज़्यादा, ये गलत हो गया, सेकंड वाला फॉल्स हो गया, पहले वाला ट्रू हो गया। तो कौन सा बताना था हमको, करेक्ट आंसर ओनली वन। तो आंसर ए हो गया बेटा, ओनली वन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 भी रहेगा ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 49, विच टेक्निक इज बेस्ट, कौन सी टेक्निक इसमें बेस्ट है थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स के लिए। गैस में तो बेटा टेम्परेचर ही बहुत हाई करना पड़ता है, तब उसको वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए तो खराब हो गया, बेकार टेक्निक है। ठीक है, तो यही वाली टेक्निक है जो हमारी क्या है, थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी है, HPLC। तो ओनली बी। क्वेश्चन नंबर 50, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है बेटा, लिक्विड लिक्विड आपका एक तरह से क्या होता है, पार्टीशन को हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। दो लिक्विड फेज के बीच में सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वो दोनों लिक्विड कैसे होने चाहिए, एक दूसरे में इमिसिबल। तो ये 2 इमिसिबल लिक्विड फेज के बीच में सेपरेशन होता है। आंसर ये सी आ जाएगा। क्या हो गया भाई इसमें, तो आंसर सी ओनली 3 का सी ऑप्शन है, 50 का सी। 51 में आते हैं, विटामिन ए। विटामिन ए से क्या होगा बेटा हमारा, ज़ीरोफ्थैल्मिया वाला विटामिन ए होता है। विटामिन सी से क्या होगा बेटा, बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन डी से ऑस्टोमेलिशिया हो जाता है। विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग गम से हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है। तो सी का हो गया 4, सी का 4 एक में है नहीं 2 में है। ए का देख लो, ए का कौन सा हो गया, ए का हो गया 2, ए का 2 भी 2 में है। सी का 4, ए का 2, तो ये तो बी बन रहा है हमारा। विटामिन बी वन का कौन सा हो जाएगा आपका, बेरी बेरी यानी कि 3, ये हो गया। तो बी आंसर आ गया बेटा, तो इसको मैच कर लिया हमने, ये आंसर बना बी। ये विटामिन वाला तो कर लिया होगा लगभग सभी लोगों ने। सिलिका जेल जो हम यूज़ करते हैं TLC में, वो जो जी वर्ड लगा है, वो जी वर्ड क्या होता है बेटा, जिप्सम होता है। जिप्सम एक बाइंडर का काम करता है। तो जब TLC प्लेट बनाते हैं, अगर हम जिप्सम ना डालें तो वो जो उसके ऊपर हमने सिलिका जेल चिपकाया ना बेटा, वो टूट के नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए इसमें जिप्सम डालना पड़ता है। तो ये क्या है आपका, ये 52 का डी। अगर दो पीक आई हैं, दोनों की पीक की हाइट सेम है, तो इसका मतलब है कि ये 2 कंपाउंड तुमने लिए, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ठीक है बेटा, चलो एक इससे तो ये पता चला, पर ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं कॉन्सेंट्रेशन का, तो इसलिए इसका तो हमें कोई लेना देना नहीं कि दोनों की हाइट सेम है। पर ये वाला कंपाउंड की RT कहते हैं बेटा रिटेंशन टाइम, जिसने टाइम पर ये आया है हमारा। तो जैसे ही हमने इंजेक्ट किया, वहाँ से निकल कर कहाँ गया, कॉलम में गया, कॉलम से निकल कर डिटेक्टर पर गया। तो इंजेक्ट करने से डिटेक्टर तक पहुँचने तक कितना टाइम लगा, वो इसका रिटेंशन टाइम कहलाता है। तो अगर ए का रिटेंशन टाइम कम है, तो इसका मतलब है जल्दी लूट होकर निकल के आया बाहर। तो इसकी क्या होगी, मोबाइल फेज के साथ एफिनिटी ज़्यादा होगी और स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी कम होगी। अगर स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा एफिनिटी होती तो ये अपना ज़्यादा टाइम बिताता किसमें, कॉलम में, और ये तो कॉलम से जल्दी बाहर निकल आया। तो इसका मतलब मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा अच्छी एफिनिटी थी, तो ए हैज़ हायर एफिनिटी टुवर्ड्स मोबाइल फेज। क्वेश्चन नंबर 54, इन रेफरेंस टू TLC कंसिडर द फॉलोइंग, द डेवलपमेंट चैम्बर। जो हम TLC लगाते हैं उसमें जो चैम्बर जिसके अंदर मोबाइल फेज डाल देते हैं, फिर उसके अंदर TLC को लटकाते हैं, मतलब रख देते हैं, तो उससे फिर सॉल्वेंट ऊपर चढ़ता है। तो ये क्या है, परफेक्टली वो सैचुरेटेड होना चाहिए। पहले इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर तक, ताकि सारे में जो भी उसकी वेपर्स वगैरह पूरे इसमें फैल जाए, अच्छे से सैचुरेटेड हो जाए। तो ये वाला तो ट्रू है। सेकंड, मिनिमाइजेशन ऑफ एज इफेक्ट। एज इफेक्ट मतलब ऊपर तक चढ़ने नहीं देना उसको, चढ़ने ऊपर तक जाने से पहले ही थोड़ा सा रोक देना है, तब हम RF वैल्यू तभी निकाल पाएंगे। RF कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट, या जो भी तुम्हारा को था कंपोनेंट, अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। RF का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आता है। तो ये दोनों सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, अब ये क्या कह रहा है बेटा, एक्सचेंज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये किस बात पर डिपेंड करती है, हाइड्रेटेड रेडियस पर। तो हाइड्रेशन किसका सबसे ज़्यादा होता है, जिसका साइज सबसे छोटा होता है।
ठीक है। साइज सबसे छोटा इन सब में किसका है? इन सब में सबसे छोटा साइज अन्य आयन का है, तो इसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा आएगा, तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियस सबसे बड़ी होगी। हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगी? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। और इसकी हाइड्रेटेड रेडियस कौन है? रुबिडियम, रुबिडियम सीरियम, सीरियम है सबसे नीचे। तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस इसकी सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी। तो जिसकी हाइड्रेटेड रेडियस सबसे छोटी होगी, जैसे सीरियम की बोला हमने स्मॉलेस्ट, तो वो आयन क्या करेगा? आपका अप्रोच करेगा रेजिन पर, जल्दी पहुंचेगा और एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने हमसे क्या पूछा है? तो इसमें कहा है कि देयर कैपेसिटी टू अंडरगो एक्सचेंज रिएक्शन, तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी सीरियम की होगी। सीरियम क्या है? नंबर 1 पर। और सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम होगी बेटा सोडियम की। सोडियम कितना है? 4th पर। तो 1 सबसे ज़्यादा और 4 सबसे कम, ऐसा और किसी में नहीं दिखाई दे रहा है, तो आंसर ए ही हो गया। ये लो जी। क्वेश्चन नंबर 56, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोमेस्टिक सीवेज में इकट्ठे हो जाते हैं जब हम उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो ए का 3 आते ही बस आंसर आ गया, एक से ही काम बन गया। लो ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये तो सारे ही लग रहे हैं हमको। तो पैथोजन एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, इससे भी होता है। बायोकेमिकल में क्या होता है बेटा? जो हम वेस्ट निकालते हैं, ऑर्गेनिक इफ्लुएंट होते हैं ना, वो बीओडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी आपका हो गया। केमिकल पोल्यूटेंट ये भी हो गया, नाइट्रेट्स ये भी हो गया। तो आंसर तो 1, 2, 3 एंड 4 ये सारे ही हो गए। क्वेश्चन नंबर 58, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। ठीक है। ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय सोलर रेडिएशन इन अपर एटमॉस्फेयर, ये तो ठीक है, करेक्ट है। थिनिंग ऑफ ए ओजोन लेयर अलाउज रेडिएशन टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाँ ये भी ठीक है। दूसरा भी, ए एंड आर दोनों ठीक है, पर इसका रीजन थोड़ी ना है। इसका डिस्ट्रॉय का रीजन ये थिन होना नहीं है। ठीक है। ओजोन क्या ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में ही क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है, पर उसका रीजन ये तो है नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहता तो हो भी सकता था, है ना। तो फिलहाल तो हमारा दोनों तो ठीक है, पर आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर ए हो गया। ठीक है बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 59, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेट थ्योरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में जितना बढ़िया ज़्यादा प्लेट्स आती हैं उसमें क्रोमेटोग्राफिक पैरामीटर का है ये पार्ट। जितना ज़्यादा प्लेट काउंट आएगा उसका मतलब है उतना ही बढ़िया कॉलम है। अभी नया नया कॉलम आया, प्लेट काउंट अच्छी आएंगी। कॉलम बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है, तो धीरे धीरे प्लेट काउंट घटनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका कौन सा है बेटा? एफिशिएंसी ऑफ सेपरेशन इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। तो आंसर बेटा ये ओनली 3 वाला आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, इन रेफरेंस टू स्मोक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को कंसिडर कीजिए। पहला है क्लासिकल स्मोक अकर्स इन कूल एंड ह्यूमिड, बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा कह रहा है ये क्लासिकल स्मोक इज नॉट टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, नहीं कहते हैं क्लासिकल स्मोक को, तो हम क्या कहते हैं बेटा? रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं। तो ये बात भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो दोनों ही ठीक हो गए। तो दोनों ठीक है तो क्या हो गया? बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। ये तो रिड्यूसिंग स्मोक कहलाता है हमारा, क्लासिकल स्मोक। तो क्वेश्चन नंबर 61, वर्ल्ड ओजोन डे। अगर आपको ये याद होगा तो आप एक ही से ही ये आंसर ले आओगे, जो कि होता है 16 सितंबर वर्ल्ड आपका। तो इसी से एक ही का, ए का 4 सिर्फ एक ही में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट है 62, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मेटल प्रेजेंट इन पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है। तो कौन से कह रहा है कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो तो बेटा लेड होता है हमारा। लेड मेटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3rd। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक के लिए कौन सा नहीं रिक्वायर्ड है? तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो फोटोकेमिकल स्मोक में होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी होते हैं।
और आपका ओजोन ये भी, और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये 3 तो होते हैं, बस ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन कौन सा हो गया, सी आंसर आ जाएगा इसका। तो ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 63 का सी। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड रेन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से वहाँ पे HNO2 HNO3 बन जाता है, सल्फर के ऑक्साइड की वजह से वहाँ पे H2SO4 H2SO3 बन जाता है, उसी की वजह से एसिड रेन होती है। तो फर्स्ट की वजह से और सेकंड की वजह से एसिड रेन होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड का ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 जी, करेक्ट है। हैवर्थ प्रोजेक्शन अल्फा डी का मतलब है कि पहले नंबर का जो कार्बन होगा उस पर OH नीचे होगा, ऐसा इसी में दिखाई दे रहा है, बाकी में इसमें ऊपर है। और ये क्या है, पायरानोज 6 मेंबर रिंग होना चाहिए, तो फ्यूरेनोज हो गया। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये इन दो में से आना था, पर ये अल्फा डी बोला है, ये बीटा डी का है। ये है अल्फा और ये है बीटा, दोनों ही एक दूसरे के हैं, एनोमर कहलाते हैं। तो आंसर बेटा ओनली 1 का हो गया, ओनली 1 मीन्स बी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर है आइडेंटिफाई द C3 ऑफ डी ग्लूकोज एपीमर। एपीमर में क्या होता है, किसी एक कार्बन पर HOH का कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है। तो C3 तो थर्ड नंबर के कार्बन पर होना चाहिए। तो थर्ड नंबर का कार्बन 1 2 3, तो ग्लूकोज तो क्या होता है, ग्लूकोज में तो ये तो ऑलरेडी ग्लूकोज है, ग्लूकोज का यही है आपका स्ट्रक्चर, तो उसका एपीमर थोड़ी ना है, तो सेम ग्लूकोज ही है। तो ग्लूकोज का एपीमर कौन सा होगा, जब 3 नंबर के कार्बन पर OH राइट में होगा। तो 1 2 3, ये भी नहीं है, तो कौन सा हो गया इसमें देखते हैं, 1 2 3, हाँ ये वाला हो गया। देखो ये कहलाएगा C3 एपीमर। तो थर्ड वाले का ऑप्शन क्या हो गया, ओनली थर्ड, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें से कह रहा है आप अरेंज द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टाइम। हाँ, अर्बन कंट्रीज, अर्बन जो एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या होता है, आप ज़्यादा व्हीकल वगैरह का खूब यूज़ करते हैं, हाइड्रोकार्बन का खूब बर्न करते हैं, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आपका सेकंड हो गया। तो सेकंड वाले में ये क्या कर रहा है, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, तो सेकंड वाले का सबसे ज़्यादा होगा। तो सेकंड वाला सबसे ज़्यादा सिर्फ हमको एक ही ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, तो उसी से हमने सिर्फ बाकी का को हमने नहीं देखा, सिर्फ सेकंड को देखा कि सेकंड वाले की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है अर्बन एरियाज़ में। सेकंड कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि वहाँ पे खूब व्हीकल वगैरह का खूब यूज़ होता है, तो इसलिए वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, डी हो गया बेटा, एक ही से हो गया काम। ये तो बेटा हमने कराया था क्या ये तो बेटा क्या है हमारा, म्यूटा रोटेशन का एग्जांपल बेटा खूब कराया था हमने। ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन होता है, अल्फा और बीटा दोनों एनोमर बनते हैं, और चाहे तुम प्योर अल्फा ले लो या प्योर बीटा ले लो, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, दोनों अब एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में पहुंच जाएंगे, जहाँ पर अल्फा हो जाएगा कितना 36% और बीटा हो जाएगा लगभग 64%। तो ऐसा आंसर हमारा कौन सा है, ये म्यूटा रोटेशन में कराया बेटा, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है, तुम्हारे क्लास नोट से है। तो क्वेश्चन नंबर 69, विच केमिकल टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश मोनोसैक्राइड फ्रॉम डाइसैक्राइड। मोनोसैक्राइड और डाइसैक्राइड के डिस्टिंग्विश करने के लिए बारफोर टेस्ट किया जाता है। फैलिंग सॉल्यूशन से तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का पता करते हैं, सैलिमोनॉफ से हम मोनोसैक्राइड डाइसैक्राइड का पता करते हैं। ठीक है, ओसाजोन फॉर्मेशन से ओसाजोन का फॉर्मेशन, ये तो नहीं, ये टेस्ट नहीं है कोई, ये तो एक रिएक्शन है बस। तो बारफोर टेस्ट से हम ये करते हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, सुक्रोज, इनको क्या करना है, चूज करना है। सुक्रोज में क्या है, डाइसैक्राइड, डाइसैक्राइड में क्या होता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी फ्रुक्टोज होता है। तो ये हो गया सुक्रोज का ए का टू, और फिर सेलुलोज बना था बीटा डी ग्लूकोज से, ये हो गया बी का 3, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3। तो आंसर बेटा सी हो गया। लो, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, वैसे भी डी पे भी जा सकते थे आप। स्टार्च हमारा क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का होता है, सी का 4, और लैक्टोज का पता ही है किसका, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है, तो डी का 1। ये लो आंसर सारे मिला दिए तो हमने, अभी रिसेंटली पढ़ा था कुछ ही दिन पहले।
डी थ्रियोज, डी वर्ड क्यों यूज़ किया है इसमें फैमिलीज में कि टर्मिनल के बगल वाले कार्बन पर OH राइट में, तो उसको डी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा है एनोमर ऑफ डी थ्रियोज, ये क्या होगा? एनोमर ऑफ डी थ्रियोज, डी थ्रियोज का एनोमर क्या होगा? एनोमर कौन कौन होंगे? एक इसका देखना बेटा। एनोमर क्या होते हैं? एक अल्फा हो एक बीटा हो, इनको हम एनोमर कहते हैं। और वो क्या देखते हैं? पहले नंबर के कार्बन पर अगर OH राइट में होता है तो वो अल्फा, OH लेफ्ट में होता है तो बीटा। तो यहाँ पे पहले नंबर के कार्बन पर OH राइट में है तो ये अल्फा, OH लेफ्ट में है तो ये बीटा, और अल्फा बीटा दोनों एक दूसरे क्या कहलाते हैं? एनोमर। तो 1 और 2 आर एनोमर। तो यही ये बताना था हमको कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा एनोमर के लिए। तो 1 और 2 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। दोनों में बेटा फ्रुक्टोज तो रिएक्शन करता नहीं है ब्रोमीन वाटर से, ग्लूकोज करता है हाँ, और ग्लूकोनिक एसिड बना देता है। तो ग्लूकोज का जो CHO है उसकी जगह COH ग्रुप आ जाता है बस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? ये हो गया ए, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 73। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू SBr, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो एक स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन, इसके दो मोनोमर होते हैं। जब एक से ज़्यादा मोनोमर इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोपोलीमर। तो फर्स्ट वाला ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है मेड फ्रॉम क्लोरोप्रीन इथाइलिन, नहीं ये तो गलत हो गया। यूज फॉर मेकिंग टायर, हाँ ये सही है, इसको टायर बनाने में शू बनाने में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74। पॉली इथाइल टेरेफ्थलेट। ठीक है, तो यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेफ्थेलिक एसिड यूज़ करते हैं, और एक यहाँ पे एस्टर बनता है। तो एक तो एस्टर ये है, एस्टर लिंकेज इसमें मिलेगा। दूसरा एस्टर लिंकेज बेटा ग्लिप्टल में मिलता है। ठीक है, तो ग्लिप्टल में क्या क्या यूज़ करते हैं? ग्लिप्टल में होता है इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, और उसमें क्या होता है बेटा? टेरेफ्थेलिक एसिड। यहाँ थैलिक एसिड है, वहाँ टेरेफ्थेलिक एसिड था। यहाँ पर PET में इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेफ्थेलिक एसिड, ठीक है, और यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। तो दोनों ही एस्टर हैं। तो फर्स्ट एंड 3 ये दोनों एस्टर हैं। फिर आते हैं नाइलॉन। नाइलॉन को तो हमने पॉलीएमाइड में पढ़ा था। नाइलॉन क्या होते हैं? पॉलीएमाइड्स। तो 1 और 3 हो गया। 1 और 3 का ऑप्शन हमारा बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या होता है जिगलर नाटा? जिगलर नाटा होता है बेटा TiCl4 प्लस ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। तो दो मेटल यूज हो रही है, एक Ti और एक एल्यूमिनियम। आंसर सी हो गया। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट डज नॉट रिएक्ट विद फॉलोइंग रिएजेंट्स। नॉन रिड्यूसिंग है सुक्रोज। ठीक है जी, तो पहला है इट डज नॉट रिएक्ट विद द फॉलोइंग। तो टोलन रिएजेंट से नहीं करता है, फैलिंग से नहीं करता है, हाइड्रोक्सिलामीन से भी नहीं करता है, ठीक है, और HCN से भी नहीं करता है। ये HCN और हाइड्रोक्सिलामीन तो ये क्या होता है बेटा? ये एल्डिहाइडिक ग्रुप। जबकि सुक्रोज में कहीं भी आपका कीटो ग्रुप या वो फ्री होता ही नहीं है, वो सब आपका क्या हो जाता है? आपका वो तो ग्लूकोसाइड लिंकेजेस में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, अल्फा और बीटा डी एनोमर में कन्वर्ट हो जाता है, तो कहीं भी फ्री CO नहीं होता है। तो इसलिए ना ये वाला होता है रिएक्शन, ना ये वाला होता है, और ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो सारे ही हो गए बेटा 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर है 77। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दैट इज लेड होता है बेटा, ये टेट्रा इथाइल लेड। इसको एंटी नॉकिंग एजेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। ऑर्गेनो लेड कंपाउंड टेल। क्वेश्चन नंबर 78। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड व्हेन ट्रीटेड विद एसीटोनाइट्राइल CH3CN देन ऑन हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से बनेगा बेटा क्या बनेगा हमारा? यहाँ से बनता है हमारा 2-ब्यूटेनॉन। कैसे बनेगा देखो, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5MgBr, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। CH3CN में क्या होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो जाएगा। इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3C, और यहाँ पे हो गया C2H5, और यहाँ पे हो गया क्या? डबल बॉन्ड N MgBr। फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसका, तो यहाँ से आ जाएगा CO,
और ये निकल जाएगा अलग, तो यहाँ से बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 को हम भी CH2 और CH3 भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन हो गया आंसर। तो ओनली वन ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है बेटा, ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट आर स्पेशली इंपॉर्टेंट रिफॉर्मेट्स की में ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का यूज किया जाता है। बी। क्वेश्चन नंबर 80, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, ठीक है, तो ये कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दियर बेसिसिटी किस पर डिपेंड करती है, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है टर्शियरी ब्यूटाइल, फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर एन ब्यूटाइल। तो 1 2 3 का ऑप्शन बी हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, इसका फॉलोइंग रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, NaIO4 KMnO4, ये इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा, CH3CO CH3, एक तो ये बन जाएगा और एक यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे COH ग्रुप आ जाता है, तो यहाँ पे COH और यहाँ पे CH3CO CH3, तो ऐसा ऑप्शन हमको CH3 का थ्राई COOH ये वाला हो गया बेटा, ए ऑप्शन बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये यहाँ पर इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो ये बनेगा, इसे कहते हैं एसीटोन। दूसरा बन जाएगा ये C, यहाँ पे CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पे हो जाएगा COOH। ये NaIO4 की रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, ये कीटोन में वहाँ पे आता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको, ऐसा तो ऑप्शन ए ही दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये है R2CuLi गिलमान रिएजेंट, ठीक है, कैसे बनेगा गिलमान रिएजेंट, एल्काइल लिथियम से, CuI से, डाइथाइल ईथर की प्रेजेंस में, लो टेम्परेचर पर R2CuLi का फॉर्मेशन हो जाता है और लिथियम आयोडाइड बन जाता है। बस यही पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन, कौन कौन चाहिए, एक तो RLi चाहिए, ठीक है, तो यानी कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड T, फर्स्ट वाला ये सही हो गया। Q प्लस आयोडाइड चाहिए, ये भी ठीक हो गया डाइथाइल ईथर की प्रेजेंस में। तो फर्स्ट और सेकंड यही दोनों ठीक हो गए, 1 और 2, C हो गया आंसर। 83, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, ये बेटा जितना ज़्यादा वो रिएक्टिव मेटल होगा उतना ही क्या होगा, उसका पोलैरिटी ज़्यादा होगा, तो उनका कार्बोनिक कैरेक्टर, तो सबसे पोलैरिटी ऑफ द MCA बॉन्ड, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑर्डर यूजिंग द कोड, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो सबसे ज़्यादा तो होगा पोलैरिटी किसमें, RLi में, और फिर उसके बाद Mg में, और सबसे कम जिंक में। ये पहले भी कई बार आ चुका है, थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट, ऑप्शन ए, ठीक है। ये बेटा माइकल एडिशन का है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है माइकल एडिशन का है, इसका डिटेल में हमने अपने PDF में इसका वो दिया हुआ है, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। जिन लोगों को नहीं होगा PDF, वो मुझे सामने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ये PDF आंसर की वाले PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिर भी आप आंसर इसका जो आंसर आया था बेटा, इसका थर्ड आता है आंसर, ठीक है, थर्ड ये वाला बनता है इसमें। तो फिर भी इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। जिसके बाद मेरा नंबर नहीं है, वैसे तो सामने स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, आप ये वाला नंबर भी फिर भी लिख सकते हैं, 8171000425। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप या कॉल करके भी आप इसका PDF ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। विल्किंसन, बेटा एक ही चीज़ याद रहो बस, विल्किंसन कैटलिस्ट RPPH3 का थ्राइस Cl, एक ही से तुम्हारा ये पूरा क्वेश्चन हो गया। देखो A का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आंसर आ गया। लो इतना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 86, बेरिलियम हैज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, बिल्कुल ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम इज S ब्लॉक एलिमेंट, ये भी ठीक है जी, ठीक है। फिर बोथ A एंड R, ये दोनों ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर कॉम्प्लेक्स के बनने का S ब्लॉक से क्या लेना देना, कोई ऐसा लिंक तो बताया नहीं इसने, तो इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता है, तो आंसर A हो गया।
क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दैट आउट ऑफ द टू सॉल्वेंट H2O एंड D2O। H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू D2O। रिएक्शन तो होगी पर H2O में ज़्यादा होगी, ठीक है। NaCl डिजोल्व होगा ज़्यादा कहाँ, H2O में, पर इसका मतलब ये नहीं कि D2O में नहीं होगा, होगा, क्योंकि D2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए NaCl वहाँ पे थोड़ा कम डिजोल्व होता है। तो आंसर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, द कन्वर्जन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ऑर्थो में क्या होता है बेटा, पैरेलल स्पिन होते हैं। ऑर्थो में दो हाइड्रोजन एटम हैं, ये दोनों के स्पिन क्या होते हैं, पैरेलल। और पैरा में क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन है, एक का स्पिन एक दूसरे के एंटी पैरेलल, इस तरह से होते हैं। ये पैरा फॉर्म है, ठीक है। तो इनका कह रहा है ऑर्थो का पैरा में कन्वर्जन ही एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक। तो जहाँ सेम पैरेलल स्पिन है तो एक तरह से क्या हो गया, स्पिन स्पिन रिपल्शन, और जहाँ अपोजिट स्पिन है वहाँ पे स्पिन का कोई रिपल्शन नहीं होगा। तो क्या है, ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। तो ज़्यादा स्टेबल में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बाकी के अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 89, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है बेटा v, जो वेलोसिटी है v ये वाली, अपॉन 2πr। ये हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया, रिवॉल्यूशन। ये वेलोसिटी का वैल्यू दे रखा है 2 × पाई का वैल्यू 3.14। r का वैल्यू क्या करेंगे, थर्ड बोर ऑर्बिट बोल दिया बेटा, यानी कि r जो है वो r3 के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया r का फॉर्मूला था हमारा n² A0। A0 क्या है, बोहर रेडियस। बोहर रेडियस का वैल्यू रखेंगे सेंटीमीटर में रखेंगे, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर यूज़ किया है, ठीक है। पहले एंगस्ट्रॉम वाला रखो, फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, फिर r का वैल्यू आ जाएगा, फिर उसकी वैल्यू को वहाँ रख कर, और v की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है। तो आंसर जो आएगा बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट में यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, बाकी बस सिर्फ वैल्यू रखना है आपको। तो जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 2.43 10⁻14, ये आएगा आंसर। फॉर्मूला मैंने बता दिया, v का वैल्यू दे रखा है 2π, r का वैल्यू आप n² A0 से निकालेंगे। n का वैल्यू किसने बोला है, इसने, थर्ड बोहर ऑर्बिट। थर्ड बोहर ऑर्बिट में n = 3, तो यहाँ पे हो जाएगा n² A0 9 × A0 क्या है, बोहर रेडियस। बोहर रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में बदलते हैं 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई करके। इससे सॉल्व करके आप ये r निकाल दोगे, r का वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो इससे हमारा रिवॉल्यूशन का नंबर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। अरेंज द गिवन एल्केली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। जिसका साइज सबसे छोटा उसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा। तो सबसे छोटा साइज यहाँ लिथियम का है, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबीडियम। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है, हाइड्रेशन क्या होता है, घटता है, सही है। नेक्स्ट है, ड्यूटेरियम इज यूज्ड एज। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ड्यूटेरियम को, ट्रेस स्टडी करने में यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक है। D2O के फॉर्म में, मॉडरेटर में, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं ताकि न्यूट्रॉन की स्पीड को कम किया जा सके, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक हैं, बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 92 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस आर कलरलेस। कौन सा इसमें, देखो Zn+2, Zn+2 होता है 3D10, कोई dd ट्रांजिशन होगा नहीं, तो ये भी कलरलेस। दूसरा है आपका Cu1+, Cu1+ में भी क्या है 3D10, नो dd ट्रांजिशन, तो ये भी कलरलेस। तो दो तो कलरलेस हो ही गए, Zn और Cu। तो जब दो कलरलेस, और Ti वाले में भी देख लेते हैं, Ti+4, ये है 3D0, कोई dd ट्रांजिशन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये कलरलेस। तो थर्ड वाला कलरलेस, तो ओनली 3, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 93, विच आर 3 लैंथेनॉइड्स। इसमें Eu+2 होता है बेटा, Eu जो है +2 में आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Xenon 4f7। फिर यटरबियम भी +2 में आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Xenon 4f14। तो दो मैच करके बस आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स बिकम यूजफुल फॉर मेकिंग हाई टेम्परेचर क्रूसिबल। हाई टेम्परेचर क्रूसिबल बनाने के लिए बेटा हम जिरकोनियम डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और हॉफनियम का यूज़ करते हैं, ये दोनों क्रूसिबल बनाने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर क्रूसिबल।
तो आंसर क्या हो गया 2 and 3 का सी 95। रेडियाई ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम, ये दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, किसकी वजह से? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 96, 5.9 का मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, इससे क्या पता चला है कि n का वैल्यू 5 होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 किस में आएंगे? देखो इसमें तो 4 आएंगे, 3d6 आएगा, 3d6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ पे 3d8 आएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे 3d5 आएगा, 3d5 में आते हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, तो आंसर यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 96, कंबशन ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम बेरिलियम इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स फॉलोइंग कंपाउंड्स। मेजर ऑक्साइड्स क्या बनाएंगे? विच वन द रॉन्ग आंसर क्या होगा? लिथियम Li2O बनाएगा, ये करेक्ट है। सोडियम Na2O2 बनाएगा, ये भी करेक्ट है। पोटेशियम KO2 बनाता है, ये भी करेक्ट है। तो बस यही आंसर हो गया, ये वाला इनकरेक्ट है मेजर, ये इसने रॉन्ग पूछा था। ठीक है, तो 97 का डी आंसर हो गया। 98, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, ये तो बेटा हमने ये कलर वाला है, उसमें बताते हैं, इसको थोड़ा याद रखना पड़ता है आपको। जो इसमें क्रोमियम होता है ना बेटा 3d4, इसका कलर ब्लू आता है। क्रोमियम का 3d4 होता है और कलर कैसा आता है? ब्लू। तो ए का आना चाहिए 3, ए का 3 से ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, एक ही से काम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 99, विच ऑफ द लेंथेनॉइड हैज मैक्सिमम एटॉमिक रेडियाई। कौन सी के मैक्सिमम एटॉमिक रेडियाई किसका होगा? तो इसमें यटरबियम का आता है बेटा, यटरबियम की मैक्सिमम एटॉमिक रेडियाई आती है, 100 में आते हैं। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ एक्टिनॉइड मेटल। ठीक है, तो स्टेबिलिटी, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा डी। ठीक है, ये नोबेलियम, फिर उसके बाद मेंडेलिवियम, नोबेलियम, मेंडेलिवियम, फिर उसके बाद है फर्मियम। ठीक है, तो ये तो यानी कि सबसे छोटा क्या होगा? कैलिफोर्नियम, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा आपका? कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? सबसे कम। तो इसलिए बाकी का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है? नोबेलियम का है, जो दिए हुए हैं। तो आंसर यही हो गया, डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसके V3+ स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, तो 3d2 का केस हो गया भाई। वैनेडियम था 3d3 4s2, 3 चले गए, s के दोनों गए, d है 1 चला गया, तो 3d2 बचा। 3d2 का मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2, n बराबर 2 तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो a का तो आएगा 3, a का 3। Cr+3, Cr होता है 3d5 4s1, 3 जाएंगे तो 1 s से जाएगा, 2 d से जाएंगे, तो 3d3 बच जाएगा। 3d3 का मतलब हो गया n बराबर 3, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है n, तो 3 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग का मतलब 4, तो a का 3 b का 4, a का 3 b का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमको, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 102, ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की पता है बेटा +3 हाईली स्टेबल होती है क्रोमियम, और +2 इसका लीस्ट स्टेबल होता है। बस इसी चीज़ से आपका आंसर बी आ जाएगा। क्रोमियम की +3 हाईली स्टेबल, क्रोमियम का +2 लीस्ट स्टेबल। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखो, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये तो ट्रू। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड गिव हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक है ये भी, तो दोनों ही ठीक हो गए, तो बोथ 1 and 2, आंसर सी। नेक्स्ट है जीनॉन डाइफ्लोराइड XeF2, लीनियर स्ट्रक्चर होती है बेटा इसकी। इन्होंने कहा नंबर ऑफ लॉन पेयर, तो जीनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ F के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर दिए, बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन बचे वो यहाँ 3 लॉन पेयर की फॉर्म में ऐसे होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, 3 लॉन पेयर है, तो ए का हो गया 4। जीनॉन डाई टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड बेटा ऐसा होता है, 4 तो इसने F के साथ बॉन्ड बना दिए, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे वो 2 लॉन पेयर की फॉर्म में ऐसे होते हैं, तो 2 लॉन पेयर होते हैं इसके पास है 2,
तो बी का हो गया कितना, बी का हो गया ये 3। तो ए का 4 बी का 3, ए का 4 और बी का 3 अभी भी मैच नहीं हुआ है, 2 ऑप्शन गए बस अभी तो, ए और डी में से होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट XCF6। XCF6 बेटा ये होता है डिस्टॉर्टेड टेट्रा, एक लॉन पेयर आता है इसमें, 1 लॉन पेयर, तो 1 लॉन पेयर का क्या हो गया 2, तो सी का 2, सी का 2, आंसर ए हो गया। 105 ALOH थ्राइस कैसा होता है, एम्फोटेरिक, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाता है, इसलिए ये तो ट्रू हो गया। NaOH इज एडिड टू सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है, ये भी ट्रू हो गया, तो ए और बी दोनों ही ठीक हो गए, सी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 106, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल क्या एलोट्रोप्स ऑफ ए फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस सबसे स्टेबल होता है बेटा, मोस्ट स्टेबल लीस्ट रिएक्टिव, और वाइट फॉस्फोरस क्या है, मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट स्टेबल। तो हमारा आंसर तो क्या था हमारा, इसने मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप्स पूछा था तो ये हो गया, मोस्ट रिएक्टिव पूछता तो वाइट फॉस्फोरस हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है 107, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ H2Cl2 NH3 एंड किसके साथ, NH4Cl के साथ बनता है, तो ओनली 1 और 2 हो जाएगा, इसके साथ और इसके साथ रिएक्शन करने से इसका फॉर्मेशन होता है, तो ओनली 1 है। क्वेश्चन नंबर 108, एक्सप्लोसिव इसमें से कौन कौन है, ठीक है, तो इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है कि इज आर एक्सप्लोसिव। तो इसमें बेटा नाइट्रोग्लिसिन भी एक्सप्लोसिव में आता है, नाइट्रोसेलुलोज भी एक्सप्लोसिव में आता है, और फ्लोरीन नाइट्रेट भी एक्सप्लोसिव में, तो ये है, और हमारा और क्या क्या है, ये है एक्सप्लोसिव, ये एक्सप्लोसिव है, और ये भी एक्सप्लोसिव है, तो 1, 2 एंड 4 आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 109, XCF2 अभी बताया था, क्या था, ये था इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर था XCF2 का, 3 लॉन पेयर थे, तो टोटल 3 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो इससे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d, और स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीनियर, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर ज्योमेट्री है, ये हो गया बी। 110, तो ये क्या कह रहा है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर OO बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इनका पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा, तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 16, 16 1 17, तो ये आ जाएगा 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। O2 1+ का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 2- का 1, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर हमको इसका दिखाई दे रहा 3 का, तो पहले आएगा 3, फिर उससे कम किसका है 2 का, फिर आएगा 2, फिर 2 से कम किसका है 1 का 1, और फिर आएगा 4, तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 का ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, डी आ जाएगा आंसर। 111, हमें क्या बताना था, रुको रुको 1 मिनट, सॉरी, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था, हमने तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया, तो इसका उल्टा कर दो, 4 1 2 और 3, ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसलिए आंसर अब ये नहीं होगा बल्कि 4 1 2 3, 4 1 2 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा बेटा ध्यान देना आपको भी एग्जाम में, इस तरह से कहीं ये गलती ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसने मार्क तो लगाया नहीं, सीधा नंबर लिख दिया बस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, जिंक ब्लेंडेज ZNS होता है, बिल्कुल ठीक है, गैलेना PBS होता है, ये भी ठीक है, हॉर्न सिल्वर, ये कैलामाइन क्या होता है बेटा, ये तो ZnCO3 होता है, तो PbCO3 लिख दिया, तो यही गड़बड़ हो गया, बस आंसर ये होगा, आंसर नॉट करेक्टली मैच। इसमें कह रहा है कि कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स कैसा होता है, लीनियर, तो सिर्फ एक ही है नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो लीनियर है, वो तो ये है N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, या प्लस का साइन या माइनस का साइन, यही है लीनियर, ओनली 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 113, कॉपर मैटे, बेटा बहुत कराया था ये भी हमने, आपके जो हमने कराया था आपको जब ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उस चैप्टर में बेटा कॉपर मैटे आपके असाइनमेंट में भी दिया हुआ क्वेश्चन है, Cu2S और FeS इन दोनों का मिक्सचर होता है, तो इसका आंसर हो गया ए का 3, चलो तो 3 ऑप्शन में कोई बात नहीं। वाटर गैस क्या होती है, CO+H2, इसे वाटर गैस कहते हैं, तो सी का हो गया 2, ए का 3 सी का 2, तो अभी तो सी लग रहा है हमको, फिर भी चलो देख लेते हैं। एसिडिक फ्लैक्स ये होता है, बी का 1,
ए का 3, बी का 1, सी का 2, तो ये हो गया सी आंसर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 114, और कॉन्सेंट्रेशन एक ही से हो जाएगा बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन किस में होगा? मैग्नेटिक और का होगा। ए का 2, ए का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आंसर हो गया, लो खत्म। वैसे तो तुमको फ्रॉथ फ्लोटेशन का पता ही है, किसके लिए यूज़ करते हैं? सल्फाइड और के लिए, ठीक है। तो ये डी का 3 आपका सल्फाइड और, तो ये अगर दो चीज़ें पता है तो लो इसी से भी हो गया कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज? इसकी है थर्माइट प्रोसेस, गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस ए। विच ऑफ द फॉलोइंग और इज कॉन्सेंट्रेटिव? फ्रॉथ फ्लोटेशन फिर से आगे देखो, सल्फाइड और के लिए यूज करते हैं इसको, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 117, इसमें क्या है बेटा? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ए का होगा 3Fe3O4, ए का तो हो गया ये 3। क्या है आपका? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट ये हो जाएगा 1, KCl MgCl2 इसको कहते हैं कार्नेलाइट, डबल सॉल्ट। ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ए का 3 और बी का 1, डी ऑप्शन आ जाएगा। लो ठीक है। वैसे कैलामाइन आगे देखो, जिंक कैलामाइन कहते हैं इसको, वैसे तो कार्बोनेटेड और है, तो डी का देखो 4, ये भी मैच कर गया, तो सारी चीज़ें मैच करा ली हमने। चलिए जी, अब आते हैं D5 लो स्पिन, CFSC बतानी है। D5 लो स्पिन का मतलब हो गया T2G में 5 चले जाएंगे, EG खाली रह जाएगा, और T नीचे जाएगा तो -4 से 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2.0 आ जाएगा। D5 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ पे हो जाएगा T2G3 EG0, यहाँ पे 0 आ जाएगा CFSC। तीसरे में करा D6 हाई स्पिन, ये क्या हो जाएगा? T2G4 EG2, 4 4 16 माइनस के 1.6 और प्लस का 1.2, तो ये बचेगा माइनस का 0.4, ये हो जाएगा। तो पहले का 2, फिर 0, फिर -4, ये आ गया आंसर ए। 118 CFSC बेटा पढ़ाया हुआ है सभी हमने कोऑर्डिनेशन में आप लोगों को। 119 में आते हैं, 119 TiCl4, Ti कितना है यहाँ पर? Ti+2 में है, नहीं Ti+4 में, सॉरी Ti+4। Ti+4 का मतलब हो गया 3D0, 3D0 का मतलब है नो DD ट्रांजिशन, तो कलर कैसा कोई होगा ही नहीं इसमें तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लैपोर्टे क्या वो, तो ये तो होगा ही नहीं, तो पहला तो गायब हो गया, तो पहला जिसमें आ रहा है वो तो गया, ए भी गया और डी भी गया। अब हमें आता है Ti, ये यहाँ पे कितना है? Ti+3 में है, Ti+3 का मतलब हो गया 3D1 का केस हो गया ये, तो यहाँ पे DD ट्रांजिशन हो सकता है। ये है वैनेडियम 3, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, तो ये हो जाएगा 3D2 का केस, तो यहाँ भी DD ट्रांजिशन हो जाएगा, तो दोनों का हो गया। लैपोर्टे फॉरबिडन होता है DD ट्रांजिशन, और स्पिन अलाउड होता है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड। 120, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच? तो CaO बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। चलो FeO, ये भी ये कैसा होता है बेटा? FeO भी एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। SiO2 भी एसिडिक नेचर का, ये भी ठीक है। हमें क्या करा? इज आर करेक्टली मैच्ड फ्रॉम द क्या करना था हमको ये बताना। अच्छा FeO तो सॉरी मेटल का ऑक्साइड है FeO, तो ये तो बेसिक होगा, ये बेसिक होता है, ये मेटल का ऑक्साइड है, ये एसिडिक होगा। SiO2 एसिडिक होगा, P2O5 ये भी एसिडिक होगा, तो करेक्टली मैच कौन सा है? करेक्टली मैच तो ये हो गया, और एक थर्ड हो गया, 1 and 3 का ऑप्शन सी हो गया। 121, ये बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सिस का डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पढ़ते हैं हम, तो ऐसे आता है ये, पहले आता है DXZ और DYZ, इन दोनों की एनर्जी सेम, फिर उससे ज़्यादा सबसे नीचे यही आता है, फिर उससे ऊपर आता है DZ², फिर उसके बाद आता है DXY, फिर उसके बाद आता है DX² - Y²। ये स्प्लिटिंग पढ़ते हैं हम डी ऑर्बिटल की स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, जेम्स सुई में दिया हुआ है बेटा एक टेबल हमारा इसका,
या मिसलर टायर की बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो इसमें DXZ और YZ ये क्या है, नंबर 1, फिर उसके बाद DZ वाला कितना हो गया 4, 1 के बाद 4, फिर DXY का हो गया 3, फिर लास्ट वाले का हो गया 2। तो 1432, 1432 कौन सा है, ऑप्शन सी। 122 में क्या है बेटा, Fe। CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। Fe क्या है, +2 में है। 6 लिगेंड का मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का ऑक्टाहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन आता है D2sp3। आउटर ऑर्बिटल होता तो sp3d2 आता, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स है CFSC वैल्यू 0। किसकी CFSC की वैल्यू 0 होगा, यहाँ से देख लो जरा। Fe+3 में है यहाँ पर। Fe+3 का मतलब हो गया 3d5। H2 कैसा है, वीक लिगेंड है, तो ये बनेगा T2G 3 का 2, तो CFSC का वैल्यू आएगा 0। तो यही हो गया बेटा 123 का बी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज फॉरबिडन बाय स्पिन अलाउड, स्पिन सिलेक्शन रूल। ये क्या होता है बेटा, स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग वही अलाउड होते हैं जहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज ना हो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, ये ऊपर की तरफ होती है, 2s+1 से आती है। यहाँ सेम सेम है, यहाँ भी सेम सेम है, तो ये भी अलाउड, ये भी अलाउड। यहाँ पर डिफरेंट हो गया, तो यही हो गया फॉरबिडन। देखो यहाँ भी सेम सेम है, 2 2, तो ये भी अलाउड, ये भी अलाउड, ये भी अलाउड, तो यही वाला हो गया बेटा, ठीक है। तो स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम रहनी चाहिए, तभी वो अलाउड होगा। तो यहाँ पे हमें फॉरबिडन बताना था, फॉरबिडन, तो फॉरबिडन का कौन सा हो गया, बी। 125 125 में NiCO का होल 4, ये हो गया 3D। Ni क्या होता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 3D8 4s2 होना चाहिए था। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने क्या किया, 3D10 4s0 कर दिया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो डाया मैग्नेटिक, ठीक है, डाया। NiCN4 Ni+2 में है, 3D8 4s0 है। 3D8 को भी क्या कर देगा, वो पेयर कर देगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पर भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये भी डाया मैग्नेटिक। NiCl4, Cl वीक लिगेंड है, Ni+2 में है, 3D8 4s2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ni+2 में 3D8 आ जाएगा। तो पेयरिंग पीछे D में नहीं हुआ है, तो इसलिए S और P हमको 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 आता है, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से 2 तो है डाया, NiCO का होल 4, NiCN4 डायमैग्नेटिक है, NiCl4 पैरामैग्नेटिक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पूछता तो भी बता देंगे, 2 होंगे। 126 फेशियल मेरिडियोनल कौन शो करता है, जिसमें 3 लिगेंड एक जैसे और 3 लिगेंड दूसरी जैसे, Ma3B3 टाइप। Ma3B3 टाइप का सिर्फ हमको सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ले लो। क्वेश्चन नंबर 127 बेटा, ये है हमारा ऑर्गल डायग्राम का है। वैसे तो तुम्हारे यहाँ सिलेबस में दिया नहीं था ऑर्गल डायग्राम, ठीक है, फिर भी हमने इसका डिटेल सॉल्यूशन बनाया हुआ है, आपको हमारी PDF में मिल जाएगा। आंसर आएगा इसका 1 2 एंड 3 वाला। ऑर्गल डायग्राम दिया नहीं था, पर फिर भी पता नहीं क्यों इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 128, कंसीडरिंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSC। CFSC का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसका CFSC उतना ही ज़्यादा। सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमको यहाँ पर CN दिखाई दे रहा है, तो इसका CFSC सबसे ज़्यादा आएगा, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पीक शो करेगा, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उस पर एब्जॉर्प्शन पीक इसकी आएगी CN वाले की। तो D का 1 आना चाहिए, सबसे बड़ा यही वैल्यू है 26,280। और सबसे वीक लिगेंड यहाँ Cl है, तो इसका सबसे कम आना चाहिए, तो यानी कि सबसे कम तो इन सब में 13,600 ये है, तो A का 4 होना चाहिए। तो D का 1, A का 4, A का 4, D का 1, आंसर B हो गया। लो इतने से ही हो जाएगा। 129, ये 4 हमारे अलग अलग लिगेंड दिए हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो करते हैं। तो एक लिगेंड को फिक्स करते हैं, बाकी 3 को चेंज करते रहते हैं। पहला होगा 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। पहला क्या होगा, क्या है, लिगेंड A के ट्रांस A
ट्रांस होगा किसका, बी का, ए ट्रांस होगा सी का, ए ट्रांस होगा डी का। ये 3 इसमें आइसोमर बनेंगे। तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, जहां पर भी चारों के चारों लिगेंड तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट होते हैं, वहां पे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। कोबाल्ट का रोल क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 में रोल है कोबाल्ट का। द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी ऑस्मोटिक रेगुलेशन, सोडियम पोटेशियम पंप करता है बेटा। ये लो 132 करेक्ट। पोटेशियम कहाँ रहता है ज़्यादा, इनसाइड द सेल, ठीक है। और सोडियम कहाँ रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। पोटेशियम रहता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो यहाँ पे इनसाइड द सेल के की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है आउटसाइड दिस सेल से। सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ जाते ज़्यादा होती है बेटा, वो रहती है आउटसाइड दिस सेल। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा NaN, आउटसाइड द सेल ज़्यादा होती है इनसाइड द सेल के कम में। तो 2 और 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 133 अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकाल दो। यहाँ पे है Mn+2, Mn+2 वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड का मतलब Mn+2 का मतलब हो गया 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, n बराबर 5, ठीक है। Mn यहाँ पर Mn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में है, Mn+2 है, Mn+2 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 3d5, तो 5 के 5 और T2g में आ जाएंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, n बराबर 1। NiH2O का होल से, H2O वीक लिगेंड है, 3d8 का केस है, 3d8, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, n बराबर 2। कोबाल्ट +3 है, 3d6 का केस हो गया, वीक लिगेंड है, तो 3 2 5 फिर आपका 1 6, तो ये हो जाएगा T2g4 Eg2, तो 2 और 2 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, n बराबर 4। अब इसमें हमें बताना है कि किस इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम किस में, थर्ड वाले में, ये रहा 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था, असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद 1 के बाद आता है 2, 2 किस में है, 2 उसमें, तो 3, फिर इसके बाद ये हो गया 2, फिर 1 2, फिर इसमें आ गया 4, फिर सबसे ज़्यादा इसमें है, ये कौन से नंबर का, 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1 का ऑप्शन हमारा बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 विटामिन B12 में क्या होता है बेटा, मैच द फॉलोइंग है। कोबाल्ट, एक से काम चल जाएगा क्या, ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, चलो हो गया काम। 135 डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सोडियम एसीटेट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, H का वैल्यू क्या होता है, √KH/C होता है, और KH का वैल्यू भी KW/K × C, इस तरह से आ जाएगा। KW का वैल्यू क्या दिया है जी, 10⁻⁻14। K का वैल्यू क्या दिया है, आयनिक प्रोडक्ट तो ये हो गया, K का वैल्यू क्या दिया है 6.25 10⁻⁻5, और C का वैल्यू क्या दिया है, C दिया है 0.1 × 0.1। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये H का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 4 × 10⁻⁻5, ये D आंसर आ जाएगा, पूरे को सॉल्व करके आ जाएगा। 136 द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है जी, ट्रू। रीजन आर ऑन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज एंड अकॉर्डिंग टू ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज, ये भी ठीक है, तो दोनों ही ठीक हो गए भाई। असर्शन बी, रीजन बी, दोनों ही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं एक दूसरे का, कि इसलिए हमारा डाइल्यूशन बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा है, क्योंकि उससे डिसोसिएशन बढ़ जाता है। तो ये हो गया डी आंसर। 137 पर आते हैं। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, बिल्कुल ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट, वीक एसिड वीक बेस, ये भी ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, ये भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, कॉमन आयन से क्या हो जाएगा बेटा, डिसोसिएशन कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इससे भी, ये तो चारों ही हो गए, तो आंसर क्या हो गया, डी आंसर आ जाएगा। अरेंज द ट्रेस मेटल। Fe में से ये सारी की सारी ट्रेस मेटल है, तीनों ही। Fe में से सबसे ज़्यादा मिलता है हमारे यहाँ, कितना, लगभग 4 ग्राम के आसपास।
और फिर दूसरे नंबर पे आता है बेटा जिंक, कितना 2 से 2.5 ग्राम के आसपास। और सबसे कम इसमें कौन होता है, Cu, कितना 0.1 से 0.15 ग्राम के आसपास। तो हमें इनका यही ऑर्डर बताना था कि अबंडेंस इन ह्यूमन बॉडी में Fe सबसे ज़्यादा, Zn फिर उससे कम और Cu सबसे कम। तो आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 139, लिस्ट 1, KSP अगर छोटा है, के आयनिक प्रोडक्ट छोटा है KSP से, तब तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, नो प्रेसिपिटेशन। तो पहला ये सही हो गया। आयनिक प्रोडक्ट और KSP जस्ट दोनों बराबर हो गए हैं, तो हम कहेंगे अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। अगर हमारा जरा सा भी अब एक्स्ट्रा हुआ आयनिक प्रोडक्ट तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर गया KSP से तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। चौथा, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को ऐड करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। और इससे सो इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी एंड प्रिवेंट्स ए प्रेसिपिटेशन। तो ये तो सारे सीक्वेंस में बैठ गए सारे, 1 2 3 4 सी ऑप्शन आ गया। तो ठीक है जी, ये तो सब सीक्वेंस में आ गए हैं जी। कौन सा क्वेश्चन था ये, 1 4 0 139 1 2 3 4 सी ऑप्शन, हाँ जी ठीक है। ये 140, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज ए एंड अदर इज आर। पहला क्या बोला है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ AgCl इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर KSP का वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये बात तो चलो ठीक है हमारी कि भाई टेम्परेचर बढ़े चेंज होगा तभी KSP चेंज होता है, ये तो ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, KSP डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिजोल्व। नहीं भाई, KSP का वैल्यू तो जो डिजोल्व हुआ है उस पर डिपेंड करता है, ना कि अनडिजोल्व पर। तो ये वाला गलत हो गया हमारा। तो A इज ट्रू, R इज फॉल्स, आंसर C हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए इनमें से कौन सा ठीक है। पहला, इट इज एप्लीकेबल टू स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। इट चेंजेस विद एडिशन ऑफ कॉमन एन, नहीं भाई, कॉमन एन की वजह से तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई जितना कॉमन एन डालोगे तो उससे क्या होगा, दूसरा वाला जो आयंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो KSP पे तो कोई फर्क पड़ना है नहीं इससे, तो ये तो नहीं होगा। थर्ड, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिजोल्व सॉल्ट, अनडिजोल्व सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन के डिपेंड नहीं करता है, ये भी ठीक है। ये तो किस पर डिपेंड करता है, डिजोल्व वाले पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये भी सही हो गया। तो 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, KW को क्या कहते हैं हम, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो A का 3 लो, एक ही से काम बन गया, A का 3 हो गया आंसर लो। अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, B का 2। आगे तो चाहे मिलाओ भी मत, एक से ही काम बन गया हमारा। तो 143, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। OH माइनस, O के ऊपर यहाँ लोन पेयर होते हैं, ये लुईस बेस का काम करता है, ठीक है। BCl3, यहाँ पे B का ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये लुईस एसिड का काम करता है, ये भी ठीक है। हमें क्या बताना था, नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट, ये भी करेक्ट। ए प्रोटॉन इज ए लुईस बेस, जबकि प्रोटॉन तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो लुईस एसिड होता है, तो यही वाला हो गया इनकरेक्ट वाला। तो आंसर आ गया हमारा 143 का C। क्वेश्चन नंबर 144 पर आते हैं कि भाई क्या दिया है 144 में, इसने हमको सॉल्युबिलिटी दिया है इतनी, और इससे क्या पूछा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो PbBr2 कैसे टूटेगा, PbBr2 टूटता है Pb2 प्लस में 2Br माइनस में। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो ये S होगा, ये 2S होगा। KSP का फॉर्मूला कैसे बनेगा, S की पावर 1 2S की पावर 2, तो KSP हो जाएगा 4S स्क्वायर इंटू S, तो ये बन जाएगा 4S क्यूब। 4 इंटू S का वैल्यू क्या दिया है इसने, 2.17 10 की पावर माइनस का 3, इसका करना है क्यूब, पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.09 10 की पावर कितना, -8। आंसर बी आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 145 पर, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस वन। CH3COH ने HN दिया, HN देने के बाद जो स्पीसीज आती है वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। तो CH3COH यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस है, यही पूछा इसने।
तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3, ओनली 3 का ऑप्शन सी। ये बेटा मॉर्सल लॉरी में पढ़ते हैं हम इसको, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस वाला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? इनमें से कौन सा फैक्टर आयनिक प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है? टेम्परेचर बढ़ाने से आयनिक प्रोडक्ट भी बढ़ जाता है, ये तो ठीक है जी। चलो, प्रेशर की वजह से भी थोड़ा फर्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, और जो HN और OH की कॉन्सेंट्रेशन है उन पर भी फर्क पड़ेगा, तो इससे चलो ये भी, वैसे फर्क कम पड़ता है पर पड़ता जरूर है। प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, डिजॉल्व सॉल्ट की वजह से, हाँ ये भी हो जाएगा भाई, ये भी हो गया तीसरा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो खुद वाटर ही है, इससे क्या, इसके क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आंसर क्या होना चाहिए? अच्छा, इसमें क्या बताना था हमको? फैक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हाँ जी, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर है 147, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज आर बफर? वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो है। दूसरा ये क्या है? ये सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। वीक बेस और सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी है। तो 1 एंड 3, 1 एंड 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये बफर के काम करेंगे। एक को हम ऊपर वाले को कहते हैं बेटा एसिडिक बफर, इसको कहते हैं बेसिक बफर, NH4OH, वीक बेस और सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। 148, द सब्सटेंस हैविंग pH ग्रेटर देन 7, ब्लड का पता है हमको तो कि ब्लड का pH 7.4 होता है, ठीक है। कॉफ़ी तो बेटा एसिडिक pH में आता है 4.5 से 5 के बीच में, बियर का भी 4 से 4.5 के बीच में आता है, तो दोनों ही एसिडिक pH है। ये भी 4.5 मान लो और इसका 4 मान लो, दोनों ही एसिडिक में आते हैं, तो एक ही बचा बस, कौन सा? ओनली 1। 149, बफर ऑफ डिजायर्ड pH, हाँ ऐसा नहीं है भाई, डिजायर्ड pH का बफर हम किसी भी एसिड को, वीक एसिड को और उसके सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ऐसा करके, डिजायर्ड pH का नहीं। अब ये डिसाइड करेगा हम कितने pH का बफर बनाए, ये होगा डिसाइड होगा कि जो वीक एसिड इसमें इस्तेमाल किया गया है उसका pKa का वैल्यू क्या है, तो जो बफर का pH आएगा उसी के करीब आएगी, उसी के करीब वाला pH वाला बफर बना सकते हैं। तो हमें ऐसा एसिड चूज करना पड़ेगा कि हम कितना pH बनाना चाहते हैं, उसी के आसपास का क्या एसिड लेना पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया हमारा। सेकंड, इफेक्टिव बफर एक्शन रिक्वायर ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन द क्या है, कंपैरेबल कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ये ठीक है। तो ये पहले वाला फॉल्स हो गया और दूसरे वाला ट्रू हो गया, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन बी हो गया। 150, ये वाला क्वेश्चन वैसे पता नहीं दिया क्यों है इन्होंने, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आपके सिलेबस में था नहीं, और उसी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 में आता है ये, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये सब उसमें आता है, और इसी में पढ़ते हैं हम डाइल्यूशन का इफेक्ट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन की वजह से इंक्रीज होती है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये डाइल्यूशन की वजह से डिक्रीज होती है। तो यहाँ से इसने पूछा अपॉन डाइल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इंक्रीजेज, तो कौन कौन सी? एक तो 1 और एक 3, 1 एंड 3, 1 एंड 3 का ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।